हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। दिल्ली में 2 जून को 2 जीएसटी प्रैक्टिशनर को अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ की तरफ से, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से 2 जीएसटी प्रैक्टिशनर को यहां पर अरेस्ट किया गया है। न्यूज ये निकल के आ रही है कि यूपी की एसटीएफ ने 2 दिल्ली बेस्ड कोई बीकॉम ग्रेजुएट हैं जिनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है कि वो इन्वॉल्व थे बोगस फर्म के नेटवर्क में और फ्रॉडुलेंट तरीके से आईटीसी के अरेंजमेंट में। ठीक है, तो कोर्ट इनको उठा के तो ले गई है। एक की एज है 35, एक की एज है 32। ठीक है, अभी यंग है, कोई बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं है। तो अब ये पूरा मामला ये है कि अब एसटीएफ के हाथों ये दोनों चढ़ गए हैं। पता नहीं किया है कि नहीं किया है, वो तो बाद में प्रूव होगा, बट फिलहाल दोनों को अरेस्ट किया जा चुका है, वो भी एसटीएफ के हाथों ये चढ़े हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो पूरी जो न्यूज है वो ये है कि भाई जब एसटीएफ ने पूरा जब फेक फर्म का जो पूरा जाल था, जब वन बाय वन उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता चला कि कोई 2 दिल्ली बेस्ड हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, बीकॉम ग्रेजुएट हैं, कोई प्रोफेशनल भी नहीं है, सीए भी नहीं है, लॉयर भी नहीं है। तो उनको फिर यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट किया और ये बताया गया कि हर अरेंजमेंट के बदले में, मतलब हर एक फेक आईटीसी के बदले में उनको 50,000 पर अरेंजमेंट मिल रहा था, 50,000 रुपए। और कर क्या रहे थे? बोगस फर्मे बना रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे थे, फेक इनवॉइस, फेक ईवे बिल, सब कुछ इसलिए कि सामने वाले को आईटीसी दिया जा सके और हर एक अरेंजमेंट का 50,000 रुपए लिया जा रहा था। अब इस न्यूज के बाद आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट खुद से एक क्वेश्चन पूछिए और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस ये जो पूरी न्यूज है, एज अ प्रैक्टिशनर हमें क्या करना है। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या आप क्लाइंट का जीएसटी लॉगिन, उसका ओटीपी, उसका डिजिटल सिग्नेचर, उसका बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ आप ही हैंडल करते हो क्या? अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जब भी फेक बिलिंग का केस आएगा सर, तो सिर्फ फॉर्म ओनर की जांच नहीं होती है। आज की डेट में अगर किसी के पास फेक आईटीसी का नोटिस आता है तो ओनर तो पहले पूछा जाता है, प्राइमा फेसी उसी को बुलाया जाता है, बट उसके बाद ऑपरेटर, अकाउंटेंट, जो भी फैसिलिटेटर है बीच का, वो भी जांच के दायरे में आ सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ही आपको बचा सकता है सर, और कोई भी नहीं बचा सकता है। पूरा मॉडल पता है कैसे तैयार किया जाता है? आज के टाइम में जीएसटी आपको पता है इंस्टेंट अप्रूव होता है। अब आप देखो ना, हर एक चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। जीएसटी आज के टाइम में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 99% केस में 1-2 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई जाए तो जाए, इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है जीएसटी। तो फोर्ज और फेक केवाईसी के दम पर जीएसटी आ जाता है। फर्म पेपर पे एक फर्म बन जाती है, पता नहीं एड्रेस है भी कि नहीं है, वहां पर काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल रहा है अलग अलग पैन पर 4-5 फर्में बन गई। एक फर्म से दूसरी फर्म में सप्लाई दिखाई गई, फेक इनवॉइस, ईबी बिल भी जनरेट किया गया। ए से बी को, बी से सी को, सी को डी से, और डी को फिर ई से। ई के पास है एक्चुअल में उसको जीएसटी पे करना है, उसके पास आ गया आईटीसी। अब एक फर्म की आईटीसी ट्रेस करने के लिए दूसरी फर्म के पास जाओ, उसके लिए तीसरी के पास जाओ, फिर चौथी के पास जाओ। तो इससे लोगों को लगता है कि यार कौन इतना इन्वेस्टिगेशन करेगा और हम बच जाएंगे। लेकिन जब बॉस जांच होती है ना, तो फिर एकदम डिटेल में होती है और आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाओगे। फिर क्या होता है, फ्रॉड तरीके से आईटीसी जो है वो पास ऑन किया जाता है। बैंक में मनी भी, ऐसा नहीं कि मनी बैंक से आता जाता नहीं है, बैंक में मनी भी रूट होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आता जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, जीएसटी पोर्टल पर एंट्रीज हो गई, बैंक में एंट्रीज हो गई। इससे नहीं पता चलता है कि भाई आपकी जो सप्लाई है वो जेन्युइन है आज की केस में। बल्कि जो जीएसटी का रूल है वो ये कहता है गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट होना चाहिए, और जो आईटीसी क्लेम कर रहा है उसको गुड्स एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए, फिर आप आईटीसी जेन्युइन मानी जाएगी। ऑन पेपर इधर से उधर पैसा चला गया, ईवे बिल बन गया, इनवॉइस बन गया, ये सब कुछ फ्रॉड में आता है सर, ये सब फ्रॉड में आता है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको लगता है कि हम इस तरीके से फ्रॉड करेंगे कोई क्या ही पकड़ लेगा। इनवॉइस भी बनाते हैं, बैंक में 180 डेज के अंदर पैसा भी आ जाता है, उधर से कैश विड्रॉ कर लेते हैं,
फंड को रोटेट करते रहते हैं, मतलब दोनों को चूना लगा रहे हैं, जीएसटी को भी चूना लगा रहे हैं, इनकम टैक्स को भी चूना लगा रहे हैं, कैश भी विड्रॉ हो रहा है, ब्लैक मनी भी जनरेट हो रही है, एक तीर से कई निशाने लगा देते हैं और सबकी विन विन सिचुएशन है। जो आईटीसी दे रहा है उसका भी फायदा, जो आईटीसी ले रहा है उसका भी फायदा। और इस तरीके से ट्रेल बनाते हैं जिससे जो फेक परचेज है ना वो ऐसे लगे कि नहीं जेन्युइन परचेज है और एक कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह लगती है। तो अब ये बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। एज अ प्रैक्टिशनर आपका रिस्क कहां से शुरू होता है? अब आप देखो कि आप कहां फॉल कर रहे हो। रिस्क को यहां पर 4 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है लो, मीडियम, हाई और एक होता है डेंजर। डेंजर के बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं लो। हो सकता है क्लाइंट आपको अपना पूरा रिकॉर्ड दे देता है और आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो। अकाउंटिंग कर दिया आपने, जीएसटी फाइल कर दिया, जो 2B में आ गया आपने देखा और क्लाइंट को बताया सर आपका 1 लाख पेबल है और आपकी 1.5 लाख की आईटीसी है, नील का जीएसटी जा रहा है। क्लाइंट ने कहा ठीक है सर फाइल कर दीजिए और आपने फाइल कर दिया। ठीक है, यहां पर भी रिस्क है बट लो रिस्क है, बिकॉज आप कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे हो, क्लाइंट से आपने कंफर्मेशन ले रखी है। मीडियम रिस्क वहां पर हो जाता है जहां पर जीएसटी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, आपके पास तो हो गई, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करा हुआ है रिटर्न में, ना मेल पर ना व्हाट्सएप पर कहीं पर भी। तो आईडी पासवर्ड सिर्फ आपके पास है, क्लाइंट के पास है ही नहीं, और ओटीपी भी आपके पास आ जाता है। ओटीपी भी आपके पास आ जाता है, फिर चाहे मोबाइल पे आए चाहे ईमेल पर आए, आप क्लाइंट से पूछते भी नहीं हो। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी आपने खुद से देखा और फाइल कर दिया, डॉक्यूमेंट चेक किए बिना बस आपने फाइल कर दिया। अगर ऐसा कर रहे हो सर तो आपके पास रिस्क, आप मीडियम कैटेगरी में हो। हाई वाले वो होते हैं जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं सर, आईडी पासवर्ड भी उनके पास है, ओटीपी भी आ रहा है, इनवॉइस भी वही बना रहे हैं, ईवे बिल भी वही बना रहे हैं, और ये भी नहीं देखते कि पता नहीं गुड्स का मूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ईवे बिल बनाया और दे दिया। यहाँ पे भी रिस्क है सर, हाई रिस्क है। और डेंजर की कैटेगरी में सर कौन आ जाता है? जो मतलब अपने आप को शक्तिमान समझता है कि सब कुछ हम करेंगे सर। वो लोग क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, क्या करते क्या है, उनकी एक ही क्लाइंट की कई फर्में हैंडल करते हैं, एक से दूसरे में गुड्स जा रहा है, वो जानते हुए भी ईवे बिल बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं। बैंक में जो एंट्री, कई बार बैंक का भी आईडी पासवर्ड उनके पास होता है, वो भी वही हैंडल कर रहे होते हैं, ओटीपी भी आ रहा है, कैश का ट्रेल भी वही मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह करके बैलेंस शीट बना के भी दे रहे हैं, और फेक डॉक्यूमेंटेशन को सही से प्रॉपर तरीके से चेक भी नहीं कर रहे हैं। अब आप डेंजर कैटेगरी में, अगर आप सब कुछ सर्वे सर्वा हैं क्लाइंट के, सब आप कर रहे हो और कल को क्लाइंट को नोटिस आता है फ्रॉड का, तो एक उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। अब आपको प्रूफ करना है कि भाई आप सब कुछ प्राइमा फेसी कर रहे हो, आपको नहीं पता, आपने सारी ड्यू डिलिजेंस कर रखी है, आपको नहीं पता कि क्लाइंट फ्रॉड है। ठीक है, आप हो सकता है इन चीजों से बच भी जाओ, आगे चल के आप प्रूव कर ले जाओ कि आपने कुछ भी नहीं किया है, बट वो जो पीरियड होगा जब आपको नोटिस आएगा, अब सोचो टेंशन तो होगी ना एक। तो गोल्डन रूल क्या है सर? डेटा क्लाइंट का हो सकता है बट डिजिटल फिंगरप्रिंट्स आपके डिवाइस आईपी लॉगिन पर भी आ सकते हैं। आपके ही सिस्टम से फाइल हो रहा है तो आईपी एड्रेस आपका है, डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है, आपने लगा के फाइल कर दिया। तो भाई अगर सब कुछ आप कर रहे हो ना, तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। सर अब हम बचे कैसे? आपने तो डरा डरा दिया सर, अब हम क्या प्रैक्टिस करना बंद कर दें क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं आपसे। आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है, ड्यू डिलिजेंस करना है। क्लाइंट से आप क्या सुनते हो? सर मेरा बिलिंग का काम है, सर आईटीसी आईटीसी एडजस्ट करना है, सर मैं इनवॉइस ले लेता हूं कमीशन पर, सर कैश आपको भी मिलेगा, वापस हो जाएगा, सर मूवमेंट प्रूफ की क्या जरूरत है, कहीं लगता तो है नहीं, तो सर आप फाइल करो ना, सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी बना दीजिए, सर ये मेरी वाइफ के नाम पे बना दीजिए, सर एक फॉर्म मेरे बेटे के नाम पे बना दीजिए, एक फॉर्म मेरे पापा के नाम पे बना दीजिए, सब एक ही तरह का काम कर रहे हैं, सारी फॉर्म एक ही जगह रजिस्टर्ड है। तो आप क्लाइंट से सब चीजें ना प्रॉपरली डिस्कस करो, डॉक्यूमेंटेशन, कि आपका एक ही एड्रेस पर 4 अलग अलग फर्में बन रही हैं, इज इट ओके? या एक कागज में साइन करा लो या मेल भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, सब चीजों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए। और गुड्स का मूवमेंट अगर क्लाइंट्स आपको उसका प्रूफ नहीं दे पा रहा है, क्लाइंट्स को मना कर दो, सर मैं ईवे बिल नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास स्टाफ नहीं है, ठीक है, या मैं आपको बता दे रहा हूं आप ऐसे ईवे बिल बना लिया करो, या सर आप इनवॉइस आप ऐसे बनाया करो। अगर गुड्स का मूवमेंट आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है ना, तो आप इनवॉइस ईवे बिल ये सब वगैरह मत करिए। आईटीसी जब क्लाइंट कह रहा है कि सर जो आ रही है फाइल कर दीजिए, आप आईटीसी डाउनलोड करिए एक्सेल में, उसको क्लाइंट को भेजिए व्हाट्सएप या मेल पर, और उसको बोल दीजिए कि सर ये आईटीसी आ रहा है, आप ओके कर रहे हो? ठीक है,
वहां से आ जा रहा है, हाँ सर यही आईटीसी सही है, आप फाइल करो, फिर आप फाइल करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर के आप काम ही छोड़ दो, बस हर चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिए। ठीक है, तो सर क्या क्या करना है? प्रॉपर केवाईसी, पैन, आधार, फोटो लेना है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, जहां का एड्रेस का आप करवा रहे हो ना रजिस्ट्रेशन जीएसटी का, एक बार टहलते घूमते वहां पर चले जाओ, क्लाइंट के साथ चाय भी पी लोगे और आप ये भी देख लोगे कि भाई जो एड्रेस क्लाइंट ने दिया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां जाके आपने अपने मोबाइल से फोटो वगैरह ले ली, कर सकते हो सर। मोबाइल ईमेल क्लाइंट का ही डालिए सर, गुड सर्विस जो एक्चुअल है वही डालिए सर। जो भी बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रेल है, कोई एंट्री आपको लग रही सस्पिशियस है, क्लाइंट से रिटर्न में उसका कंफर्मेशन लीजिए कि ये एंट्री कहां से आ रही है। ठीक है, प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर साइन करवाइए सर। ठीक है, हर क्लाइंट का ड्यू डिलिजेंस करिए आज से ही, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, कब कहां क्या हो जाए आपको भी नहीं पता। एक छोटी गलती आपकी सालों की मेहनत को खराब कर सकती है। अच्छा, अब अगर क्लाइंट ये कह ही दे कि नहीं सर आप मेरा इनवॉइस बना ही दीजिए, ई बिल बना ही दीजिए, तब तो सर आपको प्रॉपर चीजें चेक करनी है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है, व्हीकल डिटेल लेकर के आजकल आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, वो आप चेक करिए। डिलीवरी चालान चेक करिए। हर महीने महीने जैसा भी आपको सही लगे स्टॉक का रजिस्टर मंगा लीजिए, इनवर्ड आउटवर्ड वगैरह चेक करते रहिए। क्लाइंट कह रहा है कि नहीं सर मैं नहीं बनाता, तो कह दीजिए सर मैं बना दूंगा, आप लेकिन मतलब बनाइए, वो प्रॉपर रिकॉर्ड आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। पेमेंट को मैच करते रहिए कि हाँ पेमेंट आ रहा है जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इनवॉइस पे इनवॉइस जनरेट हो रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है। ईवे बिल को चेक करते रहिए। कम्युनिकेशन जब भी क्लाइंट से करिए तो हमेशा पोस्ट मतलब रिटर्न में करिए, व्हाट्सएप ईमेल जैसे भी हो। आप कॉल पे बात कर रहे हो, आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब अपने पास सर प्रूफ रखिए, बाकी बातें गई बाद में। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कल को नोटिस आए, भाई किसी का भी नोटिस आ सकता है, मुझे आ सकता है, आपको आ सकता है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए सर। तो इंगेजमेंट लेटर जो हो, जो भी जब अक्सर इंगेजमेंट लेटर क्या होता है, कोई भी नहीं साइन करवाता है, कोई भी नहीं रखता है सर। ये वो लेटर होता है जो फ्यूचर में आपको बचाएगा, जिसमें आप सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं कि आप किन टर्म्स कंडीशन पर क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट करने जा रहे हो। तो क्लाइंट कंफर्म करेगा कि ऑल इनवॉइस, परचेज रिकॉर्ड, ई बिल, बैंक स्टेटमेंट, गुड्स का मूवमेंट, जीएसटी डेटा प्रोवाइडेड टू अस आर ट्रू, जेन्युइन एंड कंप्लीट, एंड आर रोल इज लिमिटेड। हमारा जो रोल है वो लिमिटेड है, किसका है? बस कंपाइलेशन का है, एडवाइजरी का है और फाइलिंग का है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने जो रिकॉर्ड हमें दिया उसके बिहाफ पर हम कंपाइल करेंगे, एडवाइजरी देंगे और फाइलिंग करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो है ट्रांजैक्शन की, उसकी जो ऑथेंटिसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भैया हमारी नहीं है। ठीक है, और जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो आईटीसी वगैरह है, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है गलत है, शैल रिमेन विद द क्लाइंट। इन गोल्डन लाइन को इंगेजमेंट लेटर में जरूर लिखिए। फिर कल को कुछ आता है तो आप दिखा सकते हो, सर मुझे क्या पता, क्लाइंट कुछ भी कर, मेरे पास 100 क्लाइंट है, मैं कहां तक जा जाके चेक करूंगा कौन क्या कर रहा है। तो 5 बड़े टेक अवेज हैं जो इस वीडियो से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बोगस जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी फेक बिलिंग चेंज के। तो आपको बोगस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, फेक इनवॉइस, ईवे बिल विदाउट गुड्स मूवमेंट, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बैंक ट्रेल इज यूज टू क्रिएट आर्टिफिशियल जेन्युइननेस, आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, क्लाइंट से आपको कंफर्मेशन लेनी है रिटर्न में कि ये पैसा किसका आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या अवॉइड करें सर? ओटीपी वगैरह अपने पास मत मंगाया करिए, बैंक का कंट्रोल अपने पास मत रखिए, फेक डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं करना है, आपको मना कर देना है सर। स्ट्रॉन्ग केवाईसी रखिए, मूवमेंट प्रूफ रखिए, इंगेजमेंट लेटर स्ट्रॉन्ग बनाइए सर। तो सेफ प्रैक्टिस करिए, अच्छे क्लाइंट के साथ डील करिए और अपने करियर को सेफ तरीके से आगे बढ़िए। हम लोग एक लीगल प्रैक्टिस में होते हैं, छोटी मोटी ऊंच नीच कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स में हमें डाल सकती है। और एक काम और करना है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी टैक्स प्रैक्टिस में, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।